हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल्स लवर में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इनपुट टैग के बारे में और हमने टाइप एट्रीब्यूट की कुछ वैल्यूज जो है उसमें कवर कर ली थी। ठीक, और साथ ही हमने इनपुट टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ किए थे। आज इस वीडियो में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम इनपुट टाइप की कुछ और वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे और यूज़ करेंगे हम इनपुट टैग के कुछ और एट्रीब्यूट्स। ठीक, तो चलिए मैं यहाँ पर एक और फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ जो कि है पासवर्ड फील्ड। पासवर्ड फील्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड, यहाँ पे लगाता हूँ मैं इनपुट टैग। और पासवर्ड फील्ड जनरेट करने के लिए यहाँ पर मैं इनपुट टाइप के अंदर लिखेंगे हम पासवर्ड। ठीक, अब मैं करता हूँ फॉर्म को रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पर जो है पासवर्ड फील्ड जनरेट होके आ गया है। मैं यहाँ पर इसको ब्रेक कर देता हूँ। ठीक, ये देखिए अब पासवर्ड फील्ड का क्या फ़ायदा है। पासवर्ड फील्ड से क्या होगा, हम यहाँ पर जो भी टेक्स्ट डालेंगे वो हमें विजिबल नहीं होगा, क्लाइंट को विजिबल नहीं होगा। अक्सर आप देखते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो पासवर्ड फील्ड जो है वो इनविजिबल ही होते हैं। वो उसका जो टेक्स्ट है वो शो नहीं होता है, उसके जगह पे आता है ये डॉट डॉट। ठीक, ये है हमारा पासवर्ड फील्ड। अब इसका हम नेम दे देते हैं यहाँ पर यूज़र पासवर्ड। ठीक, अब इसका एक एट्रीब्यूट होता है जो कि है मिन लेंथ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मैक्स लेंथ के बारे में। मैक्स लेंथ क्या करता था, किसी फील्ड का मैक्सिमम लेंथ ऑफ करेक्टर्स डिफाइन करता था। मतलब हम उसमें मैक्सिमम इतने करेक्टर्स ही डाल सकते हैं जितना हम मैक्स लेंथ में लिखेंगे। मिन लेंथ क्या करेगा, मिनिमम लेंथ ऑफ करेक्टर्स को डिफाइन करेगा। मतलब हम अगर मान लो इसमें मिन लेंथ में 6 लिख देते हैं तो हमें इस पासवर्ड फील्ड के अंदर कम से कम 6 करेक्टर्स तो एंटर करने ही पड़ेंगे। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 करेक्टर्स एंटर करता हूँ, यहाँ पर मैं फॉर्म करता हूँ सबमिट। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डालता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिक्वायर्ड हटा ही देता हूँ। ठीक, मैं इन ईमेल से भी हटा देता हूँ रिक्वायर्ड एंड करता हूँ फॉर्म को रिफ्रेश। अब मैं करता हूँ पासवर्ड में सपोज मैं यहाँ डालता हूँ 3 करेक्टर्स एंड ये देखिए प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 6 करेक्टर्स और मोर। ठीक, क्योंकि ये जो क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा, फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा तब तक जब तक हम इसमें 6 करेक्टर्स या उससे ज़्यादा नहीं डाल देते हैं। ठीक, अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसकी, मान लो हमें कम से कम 6 करेक्टर्स डालने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हमने डालने हैं 8 करेक्टर्स। तो मैं यहाँ डाल दूंगा मैक्स लेंथ 8। ठीक, यहाँ 6 से कम तो ये डालने नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर सबमिट करेंगे तो ये एरर देगा, और 7 से ज़्यादा 8 से ज़्यादा हम यहाँ से डाल नहीं पाएंगे। ठीक, ये होता है मिन लेंथ और मैक्स लेंथ। ठीक, अब चलते हैं अगली वैल्यू की तरफ। सपोज हमने यहाँ पर एक यूज़र से मोबाइल फिल करवाना है, मोबाइल नंबर फिल करवाना है यूज़र का। तो यहाँ पर हम इसका जो इनपुट टाइप होता है इसका मोबाइल के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं टेल। ठीक, और यहाँ पर मैं इसका नेम दे देता हूँ यूज़र मोबाइल। ठीक, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ब्रेक एंड मैं जैसे ही फॉर्म को रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर भी एक मोबाइल फील्ड जो है ये क्रिएट होकर आ जाएगा। इसके अंदर हमें मोबाइल ही एंटर करना चाहिए। ठीक, इसका एक मेन एट्रीब्यूट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो मेन एट्रीब्यूट है वो है पैटर्न। ठीक, अभी पहले मैं इसको लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं अपना स्क्वायर ब्रैकेट एंड फिर कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 एंड यहाँ पर लिखता हूँ हाइफन, फिर मैं लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट 0 to 9, यहाँ पर फिर कर्ली ब्रैकेट्स में मैं लिखता हूँ 10। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको सबसे पहले इसका मैं ये डाल के दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये कोई भी मोबाइल नंबर, अब मैं करता हूँ फॉर्म को सबमिट, ये क्या बोलेगा देखिए, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। ठीक, अब इसका फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर मैं सपोज लिखता हूँ 91। अब मैं लिखता हूँ मोबाइल नंबर। अब देखिए अब ये जो फॉर्म जो है ये सबमिट हो जाएगा, अब कोई इसका एरर नहीं आएगा। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, हमने एक फॉर्मेट दे दिया कि हमने किस फॉर्मेट में यहाँ पर यूजर से मोबाइल नंबर इनपुट करवाना है। सबसे पहले मैं इसका क्या मतलब है, ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, मतलब यहाँ पे 0 से 9 डिजिट्स ही एंटर होंगे। ठीक, लेकिन
2 डिजिट ही हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं, 0 से 9, लेकिन 2 डिजिट एंटर कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हाइफन डालना जरूरी है, ठीक। अगली में 0 से 9 जो है 2 डिजिट, 0 से 9 एंटर होंगे 10 डिजिट तक। मतलब हम यहाँ से डालते हैं 0 से 9, सपोज मैंने डाल दिया 91, जो कि हमारे इंडिया का कोड है, ISD कोड, ठीक। अब यहाँ पे 0 से 9 करेक्टर, 0 से 9 वैल्यूज ही हमने डालनी है, जो कि है 10 डिजिट्स, ठीक है। हम यहाँ पर 10 डिजिट्स ही डालेंगे, 10 डिजिट से कम डालेंगे तो ये एक्सेस नहीं होगा, ये फॉर्मेट में नहीं है, तो हम इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे, ठीक। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा भी ये जो है सबमिट नहीं कर पाएंगे। मतलब इसका आप मतलब समझिए ध्यान से, जो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 0 to 9, या हम यहाँ पर सपोज यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 0 to 7। अब मैं करता हूँ फॉर्म को रिफ्रेश, अब मैं करता हूँ इसे यहाँ से, ठीक। ये देखिए अभी भी यहाँ पर जो है एक एरर मैसेज आएगा कि प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पर हमने 9 लिख दिया इस डिजिट्स के अंदर। मतलब हम यहाँ पर 0 से 7 के 2 डिजिट्स लिख सकते हैं, 0 से 7 के बीच में 2 डिजिट्स, जिसमें से दोनों डिजिट्स के जो वैल्यूज़ है वो 0 से 7 के बीच में ही होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर 9 कर दिया है, तो मतलब 0 से 9 के बीच में ही होनी चाहिए इन दोनों डिजिट्स की वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पर पहला 9 लिख दिया, फिर दूसरा डिजिट हमने लिख दिया यहाँ पर 1, ठीक। हाइफन डाल के हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 डिजिट्स, ठीक। ये हमारा पैटर्न एट्रीब्यूट, मतलब एक पैटर्न देने के लिए भी हमने इसी पैटर्न में हमारा मोबाइल नंबर एंटर करवाना है, उसके लिए है पैटर्न। समझिए इसे स्क्वायर ब्रैकेट में है 0 से 9 डिजिट्स, उसके बाद हम इसमें 2 डिजिट्स तक दे सकते हैं, ठीक। 2 डिजिट्स तक नहीं दे सकते, मतलब 2 डिजिट्स ही देने होते हैं, 2 डिजिट ही हमने इसमें डालने होते हैं, ठीक। अब हम इसमें एक एग्जांपल लिख लेते हैं, सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर की हेल्प से हम इसका एग्जांपल लिख देते हैं ताकि यूज़र को क्लेरिफाई हो जाए कि मैंने किस फॉर्मेट में यहाँ पर अपना डाटा जो है इनपुट करना है, ठीक। अब चलते हैं हम अपने अगले फील्ड की तरफ, जो कि हमारा डेट फील्ड, ठीक है। हम यहाँ पर एक डेट फील्ड क्रिएट करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं लगा लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ लगा लेता हूँ दिया लगा हुआ है, एंड यहाँ मैं लिखता हूँ सपोज डेट इनपुट। इन डेट फील्ड जनरेट करने के लिए इनपुट टाइप में हम लिखते हैं डेट। जब मैं फॉर्म को रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए यहाँ पर डेट फील्ड तैयार होके आ गया है, डेट फील्ड जनरेट होके आ गया है, ये देखिए। अब इसके साथ एक हमें कैलेंडर मिलता है यहाँ पर हम इसका कोई भी डेट जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए कोई भी फील्ड यहाँ से हम इसके जो है ईयर चेंज कर सकते हैं एंड मंथ चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर कोई भी जो डेट है हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा डेट फील्ड, सपोज हमें 2024 की नवंबर में जाना है तो 19/11/2024। अब हमें फिर आज की डेट में जाना है तो यहाँ पर टुडे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आज की डेट आ जाएगी, ठीक। अब इसका एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, ठीक। वैल्यू में क्या करते हैं, हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू देनी है वो प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर इसका फॉर्मेट है, पहले इसकी डेट आ रही है, फिर मंथ एंड फिर यहाँ पर ईयर। इसी फॉर्मेट में यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ वैल्यू। सपोज मैंने इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 5/12/2021 की वैल्यू देनी है, डेट लिखनी है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पर नहीं फिल होके आएगी। क्यों नहीं फिल होके आएगी, इसका जो वैल्यू एट्रीब्यूट है वो इस फॉर्मेट में डेट को नहीं गेट करता है, इस फॉर्मेट में गेट करता है, पहले ईयर देन मंथ एंड देन जो आएगा यहाँ पर आएगी इसकी डेट, ठीक। ये देखिए अब आ गई, हमने लिखा क्या उल्टे फॉर्मेट में, लेकिन ये जो आ गई यहाँ पर सीधे फॉर्मेट में, मतलब 5 तारीख 12वां महीना एंड 2021। लेकिन हमने पहले लिखी थी ईयर, फिर लिखा था यहाँ पर मंथ और फिर लिखी थी यहाँ पर डेट, ठीक। ऐसे चलता है इसका वैल्यू एट्रीब्यूट। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है यहाँ पर 5 तारीख से लेके, ठीक, 5 तारीख से लेके 20 तारीख की जो है 20 तारीख तक का ही कोई भी डेट जो है सिलेक्ट कर सके, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मिन, इसके अंदर भी उसी फॉर्मेट में यहाँ पर देता हूँ, ठीक। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैक्स,
यहाँ पर मैं उसी फॉर्मेट में लिखता हूँ, यहाँ पर मैं 20। ठीक, अब आप देखेंगे जैसे ही मैं कैलेंडर को ओपन करूँगा, ये 5 तारीख से पहले और 20 तारीख के बाद की डेट्स जो हैं सभी डिसेबल हो चुकी हैं, हम इनको सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये होता है हमारा मिन और मैक्स। आप चाहें तो इनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, ठीक, एज पर आपकी रिक्वायरमेंट। ज़रूरी नहीं है मिन और मैक्स एक साथ यूज़ होंगे, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो है चेंज भी हो सकती है। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा डेट, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टाइम सेलेक्ट हो। टाइम सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक इनपुट टाइप लिखते हैं, यहाँ पर टाइम। यहाँ पे करता हूँ मैं रिफ्रेश करने से पहले मैं यहाँ पर PR टैग लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पर जो है टाइम आ गया है, टाइम का फॉर्मेट आ गया है। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लॉक पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ से आप जो है टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइम सेलेक्ट होके आ जाएगा, और आप यहाँ से अप एरो और डाउन एरो से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप खुद से भी इसे लिख सकते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि टाइम में जो फॉर्मेट है यहाँ पर 24 आवर्स वाला फॉर्मेट यहाँ पर आ रहा है। ठीक, यहाँ पे 24 आवर्स वाला फॉर्मेट आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे जो सिस्टम का टाइम फॉर्मेट है वो 24 आवर्स है। जब अगर मैं अपने सिस्टम का टाइम फॉर्मेट यहाँ पर चेंज कर दूँ, 24 आवर्स में ना रख के AM PM की फॉर्म में रखूँगा, फॉर्मेट में रखूँगा, तो यहाँ पर जो है AM PM भी आएगा एक, और यहाँ पर उसकी जो है यहाँ पर कॉलम जनरेट हो जाएगा एक, और यहाँ पर इसकी रो जनरेट हो जाएगी AM PM की। ठीक, और यहाँ पर 24 वाला फॉर्मेट हट जाएगा और AM PM के फॉर्मेट में आ जाएगा। आप इसको करके ज़रूर देखना, अपने सिस्टम का टाइम फॉर्मेट चेंज करके इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक, अगला मैं चाहता हूँ कि डेट और टाइम एक साथ सेलेक्ट हों, तो उसके लिए भी एक फील्ड जनरेट होता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सपोज डेट टाइम, और यहाँ लिखता हूँ मैं इनपुट टैग के अंदर डेट टाइम लोकल। जैसे ही मैं यहाँ पर डेट टाइम लोकल लिखूँगा, ये देखिए हम यहाँ पर डेट और टाइम दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही फील्ड के अंदर। हमें अलग अलग फील्ड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक ही फील्ड के अंदर हमने डेट और टाइम दोनों सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए यूज़ होता है हमारा इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल। ठीक, अब हम जब बनाते हैं अगला फील्ड क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BR टैग। अगला फील्ड है हमारा रेडियो बटन। सपोज मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ जेंडर, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ BR टैग। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेल, और यहाँ लिखता हूँ इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए हमें इनपुट टाइप के अंदर लिखना होगा रेडियो। ठीक, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फीमेल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप रेडियो। अब मैं करता हूँ फॉर्म को रिफ्रेश करने से पहले मैं यहाँ पर BR लगा लेता हूँ। ठीक है, बटन को नीचे लेके आने के लिए ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 रेडियो बटन आ चुके हैं जेंडर के, लेकिन हमें इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट करना है। बट यहाँ पर हम 2 ही सिलेक्ट कर रहे हैं, 2 सिलेक्ट कर पा रहे हैं, हमें एक सिलेक्ट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखेंगे। ठीक, इन दोनों का एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। एक ही ग्रुप क्रिएट करने के लिए इनके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे नेम। इन दोनों का हम सेम नाम दे देंगे यहाँ पर जेंडर, और दूसरे वाले का भी मैं यहाँ पर दे दूंगा जेंडर। सेम नाम देने से क्या होगा, ये दोनों रेडियो बटन एक ही ग्रुप में बन जाएंगे, इन दोनों का एक ग्रुप बन जाएगा, और हम इन दोनों में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। यही काम होता है रेडियो बटन का। मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ में से अगर हमने कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ठीक, एक वैल्यू हमने चूज करनी है, उसके लिए यूज़ होता है हमारा रेडियो बटन। ठीक, ये देखिए हम एक ही चूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं, अगर हमने उनको एक ही ग्रुप में रखा है। सपोज अगर मैं इसमें इसका नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर 2। अब यहाँ पर इन दोनों का अलग अलग ग्रुप क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर ये अलग अलग जो है दोनों ही सिलेक्ट हो पाएंगे। हमें इनको एक ही ग्रुप में रखना है ताकि ये एक टाइम पे जो है एक ही सिलेक्ट हो पाए। ठीक, अब मैं चाहता हूँ जैसे ही फॉर्म रिफ्रेश हो, मेरा जो मेल वाला जो जेंडर है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक होके आए, बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक होके आए। उसके लिए इसका एक एट्रीब्यूट होता है चेक्ड एट्रीब्यूट। अब मैं जैसे ही चेक्ड एट्रीब्यूट को चेक लगाऊंगा, ये देखिए फॉर्म को रिफ्रेश करते ही बाय डिफ़ॉल्ट मेल वाला जो है चेक होके आ जाता है।
हाँ, हम रेडियो बटन को एक बार चेक कर दिया तो इसे अनचेक नहीं कर सकते हैं, हमें कोई दूसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले वाले को अनसेलेक्ट करने के लिए हमें कोई दूसरे वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर चेकड एट्रीब्यूट जो है दोनों वैल्यूज के साथ, दोनों चेक रेडियो बटन के साथ लगा देते हैं, तो क्या होगा, बाद वाले जो रेडियो बटन पे जो है वो चेकड एट्रीब्यूट अप्लाई होगा, पहले वाले पे नहीं। इसका मतलब रेडियो बटन में हमें, अगर सेम ग्रुप में रेडियो बटन है तो हमें एक ही रेडियो बटन पे चेकड एट्रीब्यूट लगाना चाहिए जो हमें बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट चाहिए, जो हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेक चाहिए। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगली फील्ड की तरफ। अगला फील्ड हम जनरेट करेंगे चेकबॉक्स। चेकबॉक्स क्या करता है, चेकबॉक्स हमें प्रोवाइड करता है मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट करने के लिए। ठीक, अब रेडियो बटन तो हो गया, हमने सिंगल वैल्यूज सेलेक्ट करनी है मल्टीपल वैल्यूज में से। अब हमें मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम लगाएंगे चेकबॉक्स। सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया कोर्सेज। अब एक बंदा मल्टीपल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट टाइप, यहाँ पर लिखता हूँ चेकबॉक्स। ठीक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोर्स। ठीक, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको CSS इनपुट टाइप चेकबॉक्स। यहाँ पर भी मैं इसका नेम दे देता हूँ कोर्स, आप चाहें तो अलग भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP, या मैं लिखता हूँ यहाँ पर जावास्क्रिप्ट। ठीक, यहाँ पर आप चेकबॉक्स नेम यहाँ पर कोर्स दे सकते हैं। ठीक, अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं लगा देता हूँ BR टैग। आप देखेंगे कि ये चेकबॉक्स जो है क्रिएट होके आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है चेकबॉक्स क्रिएट हो आ चुके हैं। हम यहाँ पर मल्टीपल जो वैल्यू है यहाँ पर सिलेक्ट और डिसलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप दोबारा इसे डिसलेक्ट भी कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप इसे अनचेक भी कर सकते हैं। अब जो इसका चेकड एट्रीब्यूट है वो चेकबॉक्स के साथ भी काम करता है। हम यहाँ पर लगाते हैं सपोज चेक्ड, तो बाय डिफॉल्ट जो है ये चेकड होके आ जाते हैं। ठीक, अब इस एट्रीब्यूट को हम मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल चेकबॉक्सेस के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक, ये देखिए इसको हमने मल्टीपल चेकबॉक्सेस के साथ भी लगा दिया है। ठीक, अब ठीक, ये देखिए ये थे हमारे चेकबॉक्स और रेडियो बटन। अब हम चाहते हैं, यहाँ पर हमने डेट टाइम के बारे में जाना था, डेट टाइम लोकल के बारे में। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम किसी ईयर का जो है मंथ सेलेक्ट कर सकें। ठीक, उसके लिए यहाँ पर सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ मंथ। ये यूज़ होगा हमारा अगर हम चाहते हैं कि मंथ ऑफ ज्वाइनिंग किसी कंपनी में, मंथ ऑफ डेट किसी एम्प्लॉय का। ठीक, उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इनपुट टाइप मंथ। जैसे ही मैं यहाँ पर इनपुट टाइप मंथ लिखूंगा, यहाँ पर देखिए एक मंथ फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक, इसको मैं यहाँ पर पहले BR टैग लगा लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मंथ फील्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से किसी भी ईयर का जो है मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे डाउन स्क्रॉल करेंगे, आप किसी भी ईयर का यहाँ पर जो है मंथ यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है मंथ कोमा ईयर। ठीक, अब मंथ तो हमने सेलेक्ट कर लिया, ऐसे ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं वीक सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर इनपुट टाइप होता है यहाँ पर वीक। ठीक, अब यहाँ पर करता हूँ इसको रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पर हम किसी भी ईयर का, किसी भी ईयर का वीक सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ ये वाला वीक सेलेक्ट, तो देखिए आप ये 2021 का 49th वीक है। ठीक, जो हमने सेलेक्ट किया है। अब ऐसे ही किसी भी ईयर का जो है वीक यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, ये थे हमारे टाइप एट्रीब्यूट की कुछ और वैल्यूज़, और हमने सीखा इनपुट टैग के कुछ और एट्रीब्यूट्स। ठीक, अगली वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करते हुए टाइप एट्रीब्यूट की कुछ और वैल्यूज़ के बारे में जानेंगे, और साथ ही हम जानते रहेंगे जैसे जैसे हमें यूज़ आता रहेगा, हमें नीड पड़ती रहेगी इनके एट्रीब्यूट्स की, साथ के साथ हम उन एट्रीब्यूट्स को जानते रहेंगे। ठीक, आई होप कि आपको ये आज की वीडियो समझ आ गई होगी।
जो मैंने आपको बताया, जिन वैल्यूज़ के बारे में मैंने आपको बताया टाइप एट्रीब्यूट की, या कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने बताए, वो सब आपको समझ आ गए होंगे। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगली वीडियो में हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।